अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स। ठीक है, पिछली बुक के अंदर चैप्टर नंबर 17 और ये जो चैप्टर नंबर 18 है इसको मिला के ही चैप्टर दिया हुआ था, बट आपकी न्यू बुक के अंदर इसको सेपरेट कर दिए। इसके अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ना उन्होंने दिया हुआ है एक इम्पोर्टेंस देखते हैं। आपने करनी है यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। ठीक है, पहले हम ऊपर से भी रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। वैसे तो हमने बाद में उसको पढ़ना ही है। आपने व्हेन मैग्नेट मूव नियर ए वायर, जब एक मैग्नेट को वायर के गिर्द मूव करवाया जाता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब भी करंट गुजरता है तो वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही थी? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है या नहीं है? तो यस, रिवर्स भी इसका पॉसिबल है। जब आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हो तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये चेंज क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस लाइन को देख लो, बस वैसे बता रही हूँ कि जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं वायर के गिर्द, एक मैग्नेट है और आपने एक वायर रख ली है। आप मैग्नेट को आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आप देखोगे जो कॉइल आपने रखी है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। निशान नहीं लगाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आगे जाके डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर। और यही फिनोमिना जो है जनरेटर्स में और बहुत सारी फोन वायरलेसेस में यूज होता है। अब जो बात पढ़ने वाली है वो हम नीचे से पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डेली लाइफ बोला जा सकता है इसको। चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैन ट्रेवल थ्रू द स्पेस। ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो हम स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। किस सूरत में ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में ट्रेवल करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वाली वेव होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। एंड ब्रिंग अस लाइट, और ये हम तक पहुंचाती है लाइट को, रेडियो सिग्नल्स को, वाईफाई को। ये सारी, ये लाइट हो गई, रेडियो सिग्नल्स हो गए, वाईफाई हो गए, सारी की सारी किसके टाइप्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही टाइप्स हैं। एंड माइक्रोवेव डैट हीट आवर फूड, जो कि हमारे फूड को क्या करती हैं? हीट करती हैं। फ्रॉम लाइटिंग अप सिटीज, शहरों को रोशन करने से लेकर लोगों को पूरी दुनिया में कनेक्ट करवाने तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक हिडन फोर्स की तरह एक्ट करती है हमारी डेली लाइफ में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में ये बहुत दफा आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके नीचे करके जरा पेजेस देखो, 4 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। तो हम इसमें से मेन पार्ट्स करेंगे इसके, ताकि आपके 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आप 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इजीली लिख सको। फिजिक्स में तो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इसमें क्या होगा? इसमें हम सिंपल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या बनाएंगे? करंट को इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, इंड्यूस करवाएंगे, बनाएंगे, खुद बनाएंगे। डेफिनेशन देखो इसकी, डेफिनेशन काफी दफा आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए आपको सिर्फ, जैसे पहले क्या था, हमने पहले क्या पढ़ा था कि सिर्फ करंट के होने से क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती थी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी। अब हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना लाजमी है, बार बार चेंज होना लाजमी है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो वाला प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो ताकि आप करंट को इंड्यूस करवा सको एक कंडक्टर में। अब ये पहली दफा डिस्कवर किसने किया? माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया। और उसी टाइम पे एक और बंदा था जोसेफ हेनरी, 1831। इन दोनों ने सेम टाइम पे ये वाला प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था। बट ज्यादातर हम इसको माइकल फैराडे के नाम से ही जानते हैं। ठीक है,
और क्या लिखा हुआ है, इट इज फंडामेंटल टू ऑपरेशन ऑफ मैनी डिवाइसेस सच एज जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इंडक्टर्स। अब ये जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जनरेटर्स यूज होते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, इन सब चीजों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यूज हो रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस ही यूज हो रहा होता है। नीचे आ जाओ, ये दो लाइंस हम नहीं करेंगे, नीचे आओ, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इसको एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। ये दो लाइन हम नहीं कर रहे। ठीक है, कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर, आपने कॉइल ली, ठीक है, जो कंडक्टिंग वायर क्यों, यानी कि कंडक्टर से बनी हुई है, लेबल सी और उसको लेबल कर दिया सी। जैसे कि ये आपके पास पहली डायग्राम के अंदर ये दिखा रहे हैं, ये वाली डायग्राम, कि आपने क्या किया, ए डायग्राम के अंदर कि आपने एक कॉइल ली, यानी कि एक सोलिनॉइड लिया, ठीक है, और उस वो जो है वो एक कंडक्टिंग वायर है, एंड कनेक्टेड टू गल्वेनोमीटर, आपने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, गल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गल्वेनोमीटर क्या करता है, जब करंट इसके अंदर आता है तो ये करंट को मेजर कर सकता है। गल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो कि करंट को मेजर कर सकता है। उसकी नीडल यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है और वो अपनी सुई हिला के ना, जितना जिस डायरेक्शन में करंट होगा, जैसे डायरेक्शन में करंट होगा, वो अपनी नीडल से हमें बता देता होता है। फर्स्ट कीप द मैग्नेट स्टिल, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आना है। ये पूरा एक देख लो, यहाँ पर क्या पहले करना है आपने, एक आपने कॉइल ली सोलिनॉइड की तरह और उसको गल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया, और साथ में आपने पास ही उसके रख दिया मैग्नेट। ओके, पास ही रख देना आपने उसका मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है मैग्नेट से, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है आपके मैग्नेट से। अब आपने मैग्नेट को भी मूव नहीं करना और कॉइल को भी मूव नहीं करना, इन दोनों को स्टिल रखना है। फर्स्ट कीप द मैग्नेट स्टिल नियर द कॉइल, आपने क्या करना है, मैग्नेट को स्टिल रखना है कॉइल के करीब। वी विल नोटिस दैट गल्वेनोमीटर नीडल डज नॉट मूव, तो आप ये देखोगे कि गल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। अगर वो मूव नहीं करे तो इसका मतलब है करंट बन ही नहीं रहा। नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नो चेंजिंग हैपनिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड तो गुजर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड स्टिल है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, जैसे गुजर रही है वो वैसी की वैसी हैं, चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड। क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज नो चेंजिंग हैपनिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस केस में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं रहा। अब हम अगले वाले केस में क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसे की तरफ पुश करना है, आगे की तरफ लेके आना है। तो आप पहले देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक जा रही है, तो आगे जब आप इसको मैग्नेट को मूव करोगे तो सारे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से और ज्यादा गुजरेंगी। ओके, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया, यानी कि पहले अगर मैं कहूँ इधर से फॉर एग्जाम्पल 10 गुजर रही है, तो आप जब इसको आगे करोगे तो हो सकता है 15 हो जाए। ओके, यानी कि चेंज आया है थोड़ा सा, और उनकी उसकी स्ट्रेंथ में भी चेंज आया होगा। यानी कि पहले अगर मैं इसको कह दूं न्यूट्रल, ओके देखो ये अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि ये न्यूट्रल है, ओके, कि सेम एक उसकी तादाद गुजर रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। जब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को, यहाँ पे मैग्नेट को जब आप इस तरफ लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, न्यूट्रल से ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, पहले बिल्कुल स्टिल थी और उसके बाद आपने उसको इस तरफ किया तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, और जब आप उसको वापस लेके जाने की कोशिश करोगे मैग्नेट को, तब भी जाहिर है वो डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएंगी, पहले जितनी थी उससे अब कम उसके अंदर से गुजर रही होंगी। तो जब आप आगे करोगे या पीछे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, जब आप स्टिल रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा आपका। यही बात इन दो केसेस में नीचे बताई हुई है। नाउ मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, अब आपने क्या करना है, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाना है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये आपके पास कॉइल है। ओके, अब पहले देखो इस तरीके से आपकी लाइंस गुजर रही हैं इसके अंदर से। जब आप इस मैग्नेट को पास लेके जाओगे कॉइल के तो क्या होगा, मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। फिर क्या होगा, अगर आप इसको पास लेके जाओगे, ये अगली डायग्राम आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये आपका मैग्नेट। जब आप इसको पास लेके जाओगे तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर है आपने मैग्नेट को इधर वाली तरफ लेके गए हो, जब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स इसके अंदर से क्या होंगी, गुजरेंगी। नजर फर्क वाजिया हो रहा है आपके पास कि इधर कैसे थी और इधर कैसे थी। ओके, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको लेके जा रहे होते हो ना,
जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, मैक्सिमम की तरफ मतलब कि चेंज हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे अगर आप कहीं पे खड़े हुए हो, आप अगर चलते जाओगे तो आपका डिस्टेंस कवर होता जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नाउ मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। आपने क्या करना है, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाना है। द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर ना थोड़ा सा हिलेगा, देखो यहाँ पे। तो आप ये बात नोट करोगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होगा, हल्का सा हिलेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करे इसका मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपको एरो से दिखाया हुआ है, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया है। अब जब आप इसको मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, अब जाहिर है पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर मैं कहती हूँ पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजर रही थी 15, जब आप इसको दूर लेके जाना स्टार्ट करोगे तो फिर ये हो जाएंगे 10 एग्जाम्पल। तो देखो चेंज आया है यहाँ पे भी, जब चेंज आएगा 15 है, 14 है, 13 है, 12 है और फिर कहीं जाके 11 और फिर 10 है, यानी कि मुसलसल चेंज आया। जब चेंज आएगा फिर इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, चेंज आएगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, वरना प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप स्टिल रखे रखोगे मैग्नेट तो बिल्कुल भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर उन्होंने देखा कि जब इसको दूर लेके गए फिर करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। देखो ये इसको रेज करके, ये देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखो और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखो, दोनों की डायरेक्शन, दोनों की नीडल्स जो है वो ऑपोजिट है। तो हमें क्या पता चला कि अब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है ना इधर, वो अब दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब इसको रीड करवाती हूँ नीचे से। मीनिंग दैट द करंट इज बीइंग प्रोड्यूस, जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें ये बताएगा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ना मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, अब आपने क्या करना है, मैग्नेट को दूर लेके जाना है कॉइल से। जब आप दूर लेके जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। और फिर क्या होगा, उस टाइम भी गैल्वेनोमीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि उसकी नीडल पता चलेगी। तो लेकिन वो अभी इस केस में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इधर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर ने कुछ और नीडल शो की, जब इधर लेके गए मैग्नेट को तब कोई और नीडल शो की। नीडल अलग अलग शो करने का मतलब यह है कि उसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है। शोइंग दैट द करंट हैज रिवर्स, जो कि हमें गैल्वेनोमीटर की ये नीडल्स हमें ये बता रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स्ड हो रही है। इस पूरे के अंदर बस एक चीज पता करने वाली है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होती है, या तो आप कॉइल को बार बार हिलाते जाओ या आप मैग्नेट को बार बार हिलाते जाओ, ठीक है। मैग्नेट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, बार बार मैग्नेट हिलेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी करंट इंड्यूस होगा। अगर आप उसको ऐसे ला के रख दोगे, देखो इसके अंदर भी अभी निकल जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त स्टिल पड़ी हुई है, हिल नहीं रही। जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हिलेगी, चेंज नहीं होगी, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब आप इसको इधर वाली तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा 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 ऐसे करके आगे की तरफ होती जाती है। जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा तभी करंट इंड्यूस होगा। ये आपने कर लेनी है। उसके बाद एक और यहाँ पर दी हुई है, वो ऊपर वाली एग्जांपल में आपको सोलेनोइड दिया हुआ था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक सिंपल कॉइल दी हुई है, ठीक है, एक वायर दी हुई है। इसके अंदर भी सिंपल यही बात है कि आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक वायर लगा दी ऐसे करके, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, और जब आप इस कॉइल को इधर लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी। मैग्नेट के अंदर पड़ा हुआ है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। और वो यही कह रहे हैं कि अगर आप इसको स्टिल रखे रखोगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन को चेंज, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करोगे, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि जब जब मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं होंगी तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और आपसे लिखा नहीं जाएगा, तो हम ये नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो से हम ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट को पहले समझते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है तो करंट इंड्यूस होता है। ओके, पहले करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है, लेकिन जैसे ही इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करते हैं, देखो अब इस मैग्नेट को आगे लेके जाने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो करंट इंड्यूस होगा। और अब देखो मैंने आगे लेके जाके अपने मैग्नेट को रोक दिया, जब मैंने रोक दिया है तो फिर मेरा बल्ब ऑफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब 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 तक चेंज होती रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड तब तक आपकी करंट इंड्यूस होगा। ये देखो बैक करके मैं दोबारा दिखाती हूँ, ये देखो जब अभी यहाँ पे हमारा मैग्नेट स्टिल है तो इस वजह से करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। जब मैं मैग्नेट को मूव करवाऊंगी, ठीक है, रिलेटिव मोशन होगी तभी आपका करंट इंड्यूस होगा, यानी कि या तो आपकी कॉइल मूव करनी चाहिए, आपका मैग्नेट मूव करता रहना चाहिए, तभी करंट इंड्यूस होगा, वरना करंट इंड्यूस नहीं होगा।
ये देखो जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है, जब तक ये मूव करता जाएगा करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही मैग्नेट रुकेगा, ये देखो मैग्नेट रुक गया तो आपकी करंट भी रुक गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नीचे लेके पीछे लेके जाती हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा, अब जब मैं इसको पीछे लेके जाऊंगी तो आपका करंट जो है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे पीछे डायग्राम में हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। गैल्वेनोमीटर जो है वो दूसरी निडल दिखाता है, आपको दूसरी तरफ की निडल दिखाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लू बल्ब इस वजह से शो करवाया है, ये बताने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखो जैसे जैसे आप इसको पीछे लेके जाते जाओगे, करंट अभी भी है, करंट अभी भी है, अभी भी है। अब जब मैंने इसको मैग्नेट को रोक दिया तो आपका करंट फिर से बंद हो गया है। तो यानी कि जब जैसे ही आप इसको आगे पीछे करते जाओगे तभी आपका करंट जो है वो इंड्यूस होगा, वरना करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये देखो आगे लेके जाऊंगी तब करंट इंड्यूस होगा, और जैसे ही रोका है फिर से बल्ब रुक गया। और जब मैं पीछे लेके आऊंगी, इसको पीछे लेके आऊंगी, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है और करंट इंड्यूस है। जैसे ही मैंने मैग्नेट रोका, करंट जो है वो बंद हो गया। सिंपल बात बताने वाली है कि आपकी मोशन होनी चाहिए, मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की मोशन होनी चाहिए आपकी। या तो ये कॉइल बार बार आगे पीछे होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि अगर कॉइल आगे पीछे होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। या आपका मैग्नेट आगे पीछे होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होती जाए, तभी करंट इंड्यूस होगा। अब आ जाती है बुक के ऊपर। इस पैराग्राफ में से हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये एक लाइन करेंगे हम, ये वाली। The amount of induced current depends on how fast the wire is moved। हम जो इंड्यूस करंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी फास्टली आप वायर को मूव कर रहे हो। देखो जितना फास्टली आप वायर को मूव करोगे, ऐसे करके अगर मैग्नेट एक पड़ा हुआ है, मैग्नेट को अब आप स्टिल रख लो और वायर को बार बार मूव करवाते जाओ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, या तो आप ये हिलाओगे या आप ये हिलाओगे, क्योंकि अगर आप मैग्नेट को हिला रहे हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से बार बार चेंज होंगी, अगर आप इसको हिला रहे हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगी। तो वो कह रहे हैं जितना तेज आप वायर को हिलाते जाओगे, आगे पीछे करते जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा चेंज होगी, उतना ही अच्छा करंट इंड्यूस होगा। एंड इज मूव्ड एंड द रेजिस्टेंस इन द लूप, किस दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक इस पे कि वायर कितना ज्यादा फास्ट मूव करी और दूसरा उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा आप इसका ये कर लो, I मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो लाइंस करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना कर लो। इन दो लाइंस में क्या कहा हुआ है मैं ये बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप चेंज कर दो रेजिस्टेंस को लूप की, अगर आपने कोई वायर ली हुई है उसकी रेजिस्टेंस आप चेंज कर दो डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है, रुकावटें लगा के आप उस वायर की रेजिस्टेंस को चेंज कर दो, और लेकिन आप सेम स्पीड से वायर को मूव करवा लो, ठीक है। एक वायर है आपके पास, उसके अंदर आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा ली है और आप उसको सेम स्पीड से बार बार मूव करवा रहे हो, तो वो कह रहे हैं जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी वायर कितना फास्ट मूव करी और रेजिस्टेंस पे। सो वी नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो आप ये देखोगे कि आप चाहे आर को चेंज कर रहे हो लेकिन फिर भी जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, करंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज द इंड्यूस ईएमएफ। ये जो करंट ये जो वैल्यू है वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है। When the circuit is complete, जब सर्किट कंप्लीट होता है, this induced EMF cause the current to flow। तो आपके सर्किट में से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, जो कि एक इंड्यूस ईएमएफ होती है। ऊपर से आपने जस्ट ये लाइन कर लेनी है, ठीक है, और उसके साथ ये करके ये कर लीजिएगा और ये यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक भी करना है। इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो आप इंड्यूस ईएमएफ को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं। देखो इंड्यूस ईएमएफ बन किस वजह से रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कॉइल की मूवमेंट की वजह से, इन दो तीन चीजों से बन रहा। तो आप उनको उसी को तेज ज्यादा कर दो तो आपकी इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। पहला, यूजिंग द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, आप जो है ऐसा मैग्नेट यूज कर लो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, मूविंग द लूप मोर क्विकली, आप क्या करो, जो लूप है आपकी उसको क्विकली आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करवा दो। जब आप आगे पीछे मूव करवाओगे तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से चेंज होगी और वैसे ही करंट जो है वो ज्यादा बनेगा। यूजिंग अ कॉइल विद मैनी टर्न्स इंस्टेड ऑफ सिंगल लूप, आप क्या करो, एक
लूप ले लो, यानी कि एक कॉइल ले लो, यानी कि एक सोलिनॉइड ले लो, क्योंकि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक सिंगल लूप। ठीक है, एक सिंगल कॉइल या एक सिंगल लूप की निस्बत आप अगर ज्यादा टर्न्स लोगे, ज्यादा लूप्स लोगे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये तीन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा हम यहाँ से भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाओ, जस्ट एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है हम ये करेंगे, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट। रिलेटिव मोशन यानी कि या तो लूप हिले या मैग्नेट हिले। ठीक है, इन दोनों में से किसी का हिलना लाजमी है, अपनी जगह बार बार चेंज करना लाजमी है, ताकि क्या चीज क्रिएट हो सके, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि करंट इंड्यूस हो सके। ये लाइन आपने एमसीक्यूज के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन में भी लाजमी लिखनी है। ठीक है, डैट को कटिंग कर देना यहाँ से। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, नंबर ऑफ लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की। हमने ऊपर क्या कहा था कि आपकी जो कॉइल है उसमें से क्या चीज बार बार चेंज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक एरिया में से, स्पेसिफिक एरिया में से गुजर रही होती है ना, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक एरिया में से गुजर रही होती हैं। जैसे इस वक्त जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसको मैं क्या बोलूंगी कि इसका फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ऊपर हम क्या बोल रहे थे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो उसका मतलब भी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह से गुजर रही है। तो एक तो बात चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपसे बोला जा सकता है। और दूसरी चीज इंड्यूस ईएमएफ जो है वो बनता कैसे है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी वही बात है और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक स्पेसिफिक एरिया में से गुजर रही हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। दोबारा देख लो, ये बार बार ये लफ्ज बार बार यूज होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक एरिया में से गुजर रही हैं। किसी एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होती है, किसी में से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी। अगर मैं यहाँ से पूछूं, ये ए और बी में से, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं, बस पूछ रही हूँ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इधर से देखो, ये तो बिल्कुल लेटी हुई है ना, तो इसके अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो गुजर ही नहीं रही, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। इस सरफेस में से देखो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं साइड से, ये आपके पास, और इसको बी और ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट, फॉर्मूला इसका बी। एक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड्स पर, और एक आपका डिपेंड करता है एरिया पर। ठीक है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, उसी को इकट्ठा किया यहाँ पर। अब बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया से गुजरेंगी उतना ही तो ज्यादा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और एरिया, अब देखो अगर एक छोटा एरिया है तो उसके अंदर से जाहिर है कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है उसका फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। अगर आप बड़ा एरिया ले लोगे तो उसमें से क्या होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर है कॉस थीटा। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आपकी, एरिया ऑफ कॉइल, थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको देख लेना है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, इसका यूनिट क्या है, देखो आपके पास यूनिट आया है दिस डी ए, ठीक है, और कॉस थीटा है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट था टेस्ला, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू साई का यूनिट क्या है, वेबर। ओके, वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। देखो ये बात लिखी हुई है। अब हम वेबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेबर होता क्या है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ओके, वेबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वेबर की हम यहीं से बना लेते हैं। देखो 1 टेस्ला अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हो एक एरिया 1 मीटर स्क्वायर से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 1 वेबर के इक्वल होगा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, जब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की
पास परपेंडिकुलरली थ्रू ए एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कैसे गुजरी? परपेंडिकुलरली गुजर रही हूँ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो कितना होगा? 1 वेबर का होगा। और इसको मैथमेटिकली 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर से लिखते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाते हैं इसके दो केसेस। अब ऊपर आपने ही बताया था कि कब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा हो रही है, कभी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, एरिया का। जैसे अब ये सरफेस है, इस सरफेस का ये नॉर्मल है, ओके। परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हैं, देखो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर एक ड्रा कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन से केस में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम है और कौन से में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो है। अब अगर मैं इधर की बात करती हूँ, इधर के लिए मैं लगाने लगी हूँ फॉर्मूला, ठीक है, ये बी ए कॉस थीटा। अब मुझे एंगल बताओ कितना आ रहा है। एंगल आपने किस किस के दरमियान में देखना है? इसके दरमियान में, ठीक है, इस परपेंडिकुलर के दरमियान में और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। ये देखो, इसका ऐसे ए ऐसे है कुछ, ठीक है। सरफेस का आपने परपेंडिकुलर लेना होता है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर? 90। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में लगाती हूँ cos 90, ठीक है। थीटे की जगह पे मैंने क्या लगाया? 90 और साथ में b डॉट ए। cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो आप 0 को b और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो, ये सेकंड वाली लाइन पे लिखा हुआ है व्हेन द एंगल बिटवीन b एंड a इज 90। जब एंगल होगा b और a के दरमियान में 90 का, द फ्लक्स विल बी 0। तो फ्लक्स क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। देखो डायग्राम से भी नजर आ रहा है ना, कोई भी लाइन एरिया में से तो गुजर ही नहीं रही। मैग्नेटिक फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होता है, या उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स असल में होता क्या है कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। इस एरिया में से तो कोई भी नंबर ऑफ लाइन गुजर ही नहीं। जब नंबर ऑफ लाइन गुजर ही नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, ये वाले केस को देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब इन दोनों के दरमियान में हमने देखना है एंगल। ये ए है आपके पास और ये आपके पास बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये आपके पास, ये रेड से बना देते हैं, ये आपके पास ए है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, ओके, और बी है आपके पास। इन दोनों के दरमियान में एंगल इस वक्त क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है 0। तो आप cos 0 लगाएंगे, ठीक है, cos 0 b डॉट ए। cos 0 कितना होता है आपके पास? 1, ठीक है। तो 1 को आप b और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा थीटा साइन। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपका आंसर आएगा साई इज इक्वल टू बी डॉट ए मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बी डॉट ए यानी कि मैक्सिमम आंसर आएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होता है जब एंगल बिटवीन बी और ए क्या होता है? 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना आगे जाके इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार ये बात कहेंगे कि आपको बताया, पूरा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, वहां पे बताएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब 0 होता है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या करना है पहले तो देख लेते हैं, इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी यानी कि जो करंट इंड्यूस हो रहा था एक कॉइल के अंदर, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंजिंग विद टाइम। सिंपल सी बात है, देखो जो करंट इंड्यूस हो रहा था उसको आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, चेंज, डेल्टा मींस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। आपकी इंड्यूस ईएमएफ है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और जाहिर है जो आप कॉइल ले रहे हो उसके कोई ना कोई तो लूप्स होंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, और साथ में आपको एक माइनस नजर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है माइनस। अब इस माइनस क्या है ये हम आगे देखते हैं। ई इंड्यूस ईएमएफ, एन नंबर ऑफ लूप्स, और ये क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इक्वेशन पढ़ लिया, अब मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा से रीड करूंगी। अब दोबारा से देखो,
द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप। जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कंडक्टिंग कॉइल में, यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, वो एन लूप्स वाली कॉइल में, वो किसके इक्वल है? टू द नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव लगाया हुआ है, ये जो नेगेटिव लगाया हुआ है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा टी जब आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है। और नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं? जब कोई चीज उल्टी हो रही होती है, ठीक है, दो एक इक्वेशन में जब कोई चीज अपोज कर रही होती है ना किसी चीज को, तो हम वहां पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करती है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो रोकती है किसको? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करती है? रोकती है। वो कैसे रोकती है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, अगला लेक्चर एक और है, अगले लेक्चर में हम ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे और साथ में ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेंस लॉ अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और वैसे इसके साथ भी आ सकता है। ठीक है। होप तो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेंथी था लेक्चर, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे बहुत ज्यादा यूज होना है ये, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना मुझे अच्छा सा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।